कहानी की शुरुआत में हम चोई नाम के एक जीनियस स्टूडेंट को देखते हैं जो जानबूझकर क्लास में हमेशा 0 मार्क लाता है क्योंकि वो लोगों को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता कि वो एक जीनियस है। इसीलिए पूरे स्कूल में चोई का नाम 0 किंग रख दिया गया। आगे क्लास टीचर सभी स्टूडेंट को बताता है कि टीवी स्टेशन पर बहुत जल्द एक क्विज शो शुरू होने वाला है जिसे जीतने वाले को 35 मिलियन वॉन का प्राइज मिलेगा और क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए हर स्कूल से बस एक स्टूडेंट को चुना जाएगा। ये खबर सुनने के बाद चोई ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी आइडेंटिटी और नहीं छुपाएगा वरना उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आगे क्लास टीचर सभी स्टूडेंट का जीके टेस्ट लेता है और जिसे सबसे ज्यादा मार्क मिलेंगे उसे ही क्विज में भेजा जाएगा। अब सभी स्टूडेंट टेस्ट देने में बिजी हो गए लेकिन चोई टेस्ट के दौरान सो गया और जब टीचर ने अनाउंस किया कि 10 मिनट में टेस्ट खत्म होने वाला है तब चोई अपना नाम लिखता है और फिर आंसर लिखना शुरू करता है। 10 मिनट बाद टाइम खत्म होता है और सारे टीचर मिलकर पेपर चेक करते हैं। तब टीचर ने देखा कि ऐसे बहुत कम स्टूडेंट थे जो उस टेस्ट में पास हुए थे और उनमें से भी 1 या 2 स्टूडेंट को ही अच्छे मार्क मिले थे। लेकिन जैसे ही क्लास टीचर ने चोई का पेपर चेक किया तब वो हैरान रह गया। उसे देखकर बाकी टीचर भी अपना काम छोड़कर चोई का पेपर देखने लगे क्योंकि चोई ने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही लिखे थे, वो भी बस 10 मिनट में। और आखिर में उसे पूरे 100 में से 100 मार्क मिलते हैं। ये देखकर सभी टीचर शॉक रह गए क्योंकि वो पेपर चोई का था जिसे हमेशा 0 मिलता था। ये खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। तब सभी स्टूडेंट चोई को हैरान होकर घूरने लगे कि उसने ये कैसे किया। तब हम चैन नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था लेकिन चोई के मार्क देखकर अब उसे चिंता होने लगी क्योंकि अब चोई उसका कॉम्पिटिटर बन गया और उसे लगने लगा कि अब चोई उसकी पोजीशन ले लेगा। इसीलिए वो अपने कुछ दोस्तों से मिलता है और उन्हें पूरे स्कूल में ये अफवाह फैलाने कहता है कि चोई ने टेस्ट में चीटिंग की। और ये अफवाह देखते ही देखते पूरे स्कूल में फैल गई। सबने यकीन भी कर लिया क्योंकि इससे पहले चोई को हमेशा 0 मार्क ही मिलते थे। ये बात चोई तक भी पहुंचती है लेकिन उसे इस अफवाह से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तभी एक स्टूडेंट उसके फादर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा। ये सुनते ही चोई भड़क गया और उस स्टूडेंट को पीट दिया। आगे हम चोई के बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं और हमें पता चला कि उसके पिता एक फायर कैप्टन थे और उनके काम के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि उसके क्लास टीचर को भी यकीन हो गया था कि चोई ने टेस्ट चीटिंग करके पास किया है। इसलिए वो सभी स्टूडेंट के सामने चोई को डांटने लगा जिस पर चोई बताता है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। तभी हम चोई की एक क्लासमेट को देखते हैं जिसका नाम इन्हा है। इन्हा को चोई पर पूरा भरोसा था कि चोई ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल इन्हा चोई के बड़े भाई की बेटी मतलब उसकी भतीजी है लेकिन दोनों एक ही एज के होने की वजह से एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। अब स्टूडेंट के साथ टीचर को भी लगने लगा कि चोई ने चीटिंग की थी, इसीलिए सबने मिलकर क्लास के टॉपर चैन को क्विज शो के लिए सेलेक्ट कर लिया। अब चैन सच में एक होनहार स्टूडेंट था इसीलिए उसने क्विज का पहला राउंड जीत लिया। पहला राउंड जीतने के बाद चैन कैमरा की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है और हमें पता चलता है कि चैन इन्हा को पसंद करता है। इसीलिए कैमरा में देखकर वो अपने प्यार का इजहार करने लगा लेकिन इन्हा उसे बिल्कुल स्टाफ रूम से बाहर निकल गया। वही दूसरी तरफ पूरी क्लास चैन की जीत का जश्न मना रही थी और वो लोग केक काटने ही वाले थे। तभी क्लास में इन्हा आती है और केक के ऊपर स्पिट कर देती है और गुस्से से चैन का प्रपोजल रिजेक्ट करते हुए कहती है कि उन सबको चोई से माफी मांगनी चाहिए। तब चोई इन्हा से ये बात प्रूव करने कहता है कि चोई ने टेस्ट में चीटिंग नहीं की और वो सच में जीनियस है। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी और आखिर में दोनों में बेट लगी कि अगर चोई निर्दोष साबित हुआ तब चैन चोई से माफी मांगेगा और क्विज का पहला राउंड जीतने पर जो प्राइज मिला है वो भी चोई के साथ शेयर करना होगा। और अगर इन्हा ये प्रूफ नहीं कर पाई कि चोई बेकसूर है तब चैन पूरी क्लास के सामने इन्हा को 10 थप्पड़ मारेगा। ये सब चोई भी छुपकर देख रहा था और अब उसे अपनी भतीजी इन्हा की इज्जत बचानी थी। अगले सीन में हम देखते हैं चोई के घर से बाहर जाते ही इन्हा उसके कमरे में गई और ऐसा कोई सबूत ढूंढने लगी जिससे ये प्रूफ हो जाए कि चोई सच में एक जीनियस स्टूडेंट है और उसने टेस्ट में कोई चीटिंग नहीं की। तब उसके कमरे में एक किताब मिलती है जिस पर लाइब्रेरी का स्टैंप लगा था। इसीलिए इन्हा लाइब्रेरी जाती है जहाँ उसे लाइब्रेरी के रिकॉर्ड से चोई के नाम की कई सारी लिस्ट मिली क्योंकि उसने बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी से बोरो की थी। मतलब चोई ने उन सारी किताबों को पढ़ लिया था। ये देखकर इन्हा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो चोई को हमेशा क्लास में सोता हुआ देखती थी। आगे इन्हा उन सारी लिस्ट की फोटोकॉपी बनाती है और उन्हें डेट वाइज अरेंज करती है। वही दूसरी तरफ चोई इन्हा की इंसल्ट होने से बचाने के लिए टीवी स्टेशन जाकर क्विज ज्वाइन करने का फॉर्म भरता है और इंटरव्यू देता है और बड़ी आसानी से सेलेक्ट भी हो जाता है। जिसके बाद अगले राउंड में चोई और चैन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और उस लाइव शो को सभी स्टूडेंट और टीचर भी देख रहे थे। अब क्विज शुरू होता है और पहले क्वेश्चन में ही चोई ने सभी को चौंका दिया। आखिर में होस्ट सबसे कठिन सवाल पूछता है और एक ऐसी बीमारी का नाम पूछता है
जिसमें इंसान जब भी झूठ बोलता है तब उसे हिचकी आनी शुरू हो जाती है। साथ ही होस्ट एक हिंट भी देता है कि उस बीमारी का नाम एक फेरी टेल के कैरेक्टर पर रखा गया है। ये सवाल काफी टफ था और चैन को इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन चोई बताता है इस बीमारी को पिनोकियो सिंड्रोम कहते हैं और ये बिल्कुल सही जवाब था। आगे होस्ट चोई से पूछता है कि क्या वो ऐसे किसी इंसान से मिला है जिसे पिनोकियो सिंड्रोम है। तब चोई बताता है कि वो ऐसी एक लड़की को जानता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है और खुद को मुसीबत में डाल देती है। और यहाँ हमें पता चला कि चोई इन्हा की बात कर रहा है, मतलब ये बीमारी खुद इन्हा को है और चोई ये बात बचपन से जानता है। क्विज का अगला सवाल आता है कि ज़ोडिएक कैलेंडर के हिसाब से ये कौन सा साल चल रहा है। ये सवाल सुनते ही चोई को अपना दर्द भरा बचपन याद आता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल चोई जब काफी छोटा था तब उसका असली नाम म्योंग था और उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम जे है। दोनों भाई अपने माँ बाप के साथ ही रहते थे और वो चारों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन एक दिन एक फैक्ट्री में आग लग गई और चोई के पिता फायर फाइटर कंपनी में कैप्टन थे, इसीलिए वो अपनी टीम को लेकर उस फैक्ट्री में आग बुझाने पहुँच गए। तब फैक्ट्री का मैनेजर चोई के पिता को बताता है कि फैक्ट्री में 2 वर्कर अब भी फंसे हुए हैं, लेकिन मैनेजर ये नहीं बताता कि फैक्ट्री के अंदर डेंजरस केमिकल रखे हैं। अब चोई के पिता अपनी टीम को लेकर फैक्ट्री के अंदर गए, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि वो 2 वर्कर अपनी जान बचाकर पहले ही बाहर आ चुके थे और इन 2 वर्कर की गलती की वजह से ही फैक्ट्री में आग लगी थी। अब जैसे ही चोई के पिता अपनी टीम के साथ फैक्ट्री में गए, कुछ देर बाद उन केमिकल की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया जिसमें सभी 9 फायर फाइटर की जान चली गई। इस इंसिडेंट के बाद फैक्ट्री के मैनेजर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अब मैनेजर को पता था कि उसी की वजह से 9 लोगों की जान गई है, क्योंकि उसने चोई के पिता को केमिकल के बारे में नहीं बताया था। इसीलिए वो पूछताछ में बताता है कि उसने फायर फाइटर कैप्टन मतलब चोई के पिता को उन केमिकल के बारे में बताया था और उन सबको अंदर जाने से मना भी किया था, लेकिन कैप्टन नहीं माना और सभी को लेकर फैक्ट्री के अंदर चला गया। ये बोलकर मैनेजर सारा इल्जाम चोई के पिता पर ही डाल देता है। आगे इन्वेस्टिगेशन करते समय पता चला कि फैक्ट्री में 8 डेड बॉडी मिली है, मतलब एक डेड बॉडी अब भी मिसिंग थी। तभी अचानक पुलिस वालों को एक आई विटनेस का कॉल आता है और वो बताता है कि उसने चोई के पिता को देखा है, जिसके बाद मीडिया उस आई विटनेस का इंटरव्यू लेती है। तब हमें पता चला कि वो आदमी झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो जोर जोर से हिचकियाँ ले रहा था, क्योंकि उसे भी पिनोकियो सिंड्रोम नाम की बीमारी थी। अब इंटरव्यू देने के बाद मीडिया ने सारी बातों पर यकीन कर लिया और ये न्यूज आग की तरह फैल गई कि चोई के पिता ने अपने टीम को धोखा दिया और बस अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गए। तभी हम एक फीमेल रिपोर्टर को देखते हैं जिसे सच से कोई मतलब नहीं था, उसे बस चैनल की टीआरपी की पड़ी थी, इसीलिए वो अपने कैमरामैन से सारे इंटरव्यू को इस तरह से एडिट करने कहती है जिससे सबको ऐसा लगे कि चोई के पिता ही असली विलन है और उन्हीं की वजह से बाकी 8 फायर फाइटर की जान चली गई। अब जैसे ही एडिट हुई न्यूज पब्लिक के सामने आई, तब पब्लिक बहुत भड़क गई और वो सब भी चोई के पिता को असली गुनाहगार समझने लगे और इसका खामियाजा चोई और उसकी फैमिली को भुगतना पड़ा। चोई और उसकी फैमिली जहाँ भी जाते लोग उनकी इंसल्ट करते और उन पर कचरा या अंडे फेंकने लगते और इसी वजह से चोई की माँ काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। एक रात चोई अपनी माँ के साथ समुद्र किनारे फायर वर्क देखने जाता है। फायर वर्क देखकर चोई काफी खुश था, लेकिन वो आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान था। फायर वर्क देखने के बाद चोई की माँ उसे लेकर समुद्र में कूद गई, लेकिन चोई का एक जूता ऊपर ही छूट गया। ये बात जब चोई के बड़े भाई को पता चली, तब वो भागता हुआ समुद्र किनारे पहुंचा। उस समय काफी सारे रिपोर्टर भी वहाँ पहुँच चुके थे। तब चोई के बड़े भाई जे को वहाँ एक सुसाइड नोट और अपने छोटे भाई चोई का एक जूता मिला। अब जे को पता था कि ये सब मीडिया की वजह से हुआ है, इसलिए वो मीडिया वालों पर चिल्लाने लगा, लेकिन उस फीमेल रिपोर्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इस न्यूज को आगे भी टेलीकास्ट करती रहती है। अब चोई की माँ तो ऊपर वाले के पास चली गई थी, लेकिन चोई को एक बूढ़े आदमी ने बचा लिया था और तब वो उस बूढ़े आदमी की फैमिली के साथ ही रहने लगा, क्योंकि उस बूढ़े आदमी को अल्जाइमर था। इसीलिए वो चोई को अपना छोटा बेटा समझने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि चोई उसका वो बेटा है जो काफी समय पहले समुद्र में डूब गया था। आगे वो बूढ़ा आदमी चोई को अपने बेटे जेंग से मिलवाता है और बताता है कि जेंग अब से चोई का बड़ा भाई है, जिसके बाद बूढ़ा आदमी चोई को जेंग की बेटी इन्हा से मिलवाता है और इस तरह चोई को एक बड़ा भाई मिल गया जो उससे लगभग 20 साल बड़ा था और भतीजी के रूप में उसे इन्हा मिली जो उसी की एज की थी। लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा जेंग चोई को पसंद नहीं करता था और वो नहीं चाहता था कि चोई उनकी फैमिली का हिस्सा बने। लेकिन जब जेंग ने देखा कि चोई उस बूढ़े आदमी को अपना पिता समझकर उसकी अच्छी देखभाल कर रहा है, तब जेंग ने भी चोई को अपना छोटा भाई मान लिया। लेकिन चोई ने कभी अपनी असलियत किसी को नहीं बताई। एक दिन इन्हा और चोई मिलकर घर का टीवी रिपेयर कर रहे थे, तब चोई को एक ऐसा सच पता चला जिससे उसके पैरों तले जमीन निकल गई। दरअसल जिस
उस फीमेल रिपोर्टर ने चोई की फैमिली को पूरी तरह बर्बाद किया था। वो कोई और नहीं बल्कि इन्हा की माँ थी और ये पता चलते ही इन्हा के लिए चोई का बिहेवियर अचानक से बदल गया। इसीलिए वो अपनी भड़ास निकालने के लिए इन्हा को बुली करने लगा। लेकिन समय के साथ चोई भी समझ गया कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इन्हा की कोई गलती नहीं थी। इसीलिए उसने इन्हा को माफ कर दिया और दोनों ऐसे ही हंसते खेलते बड़े हो गए। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि कुछ शो में चोई ने चैन को बड़ी आसानी से हरा दिया। कहानी में आगे हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। चोई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक टैक्सी खरीद लेता है। वही इन्हा का सपना एक रिपोर्टर बनने का था। लेकिन जैसा कि हमें पता है इन्हा को पिनोकियो सिंड्रोम नाम की बीमारी है, इसीलिए उसे कहीं भी रिपोर्टर की जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो नर्वसनेस की वजह से बीच इंटरव्यू में ही हिचकियाँ लेने लगती। एक सुबह इन्हा चोई को जगाती है ताकि वो अपने टैक्सी में इन्हा को जॉब इंटरव्यू के लिए छोड़ सके। तभी चोई नींद में इन्हा की स्कर्ट पकड़ लेता है। तब इन्हा जोर से चिल्लाती है और चोई को एक पंच मारती है। अब खाने के टेबल पर बूढ़ा आदमी चोई के चेहरे पर पंच का निशान देखता है और उसे लगता है कि मस्ती के चक्कर में इन्हा ने चोई को चोट पहुंचाई। इसीलिए वो इन्हा को डांटता है और अपने अंकल मतलब चोई के साथ इज्जत से पेश आने कहता है। लेकिन इन्हा चाहकर भी नहीं बता सकती थी कि चोई ने उसके साथ क्या किया। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद चोई अपनी टैक्सी में इन्हा को उसके इंटरव्यू के लिए ड्रॉप करने जाता है। लेकिन इन्हा इंटरव्यू के लिए काफी नर्वस थी क्योंकि वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही थी वहाँ उसकी माँ मतलब मिसेस सॉन्ग भी काम करती है, जो 13 साल पहले इन्हा और उसकी फैमिली को छोड़कर चली गई थी। तब अचानक इन्हा को उसके फोन से मैसेज आने लगे। अपनी माँ के मैसेज देखकर इन्हा खुशी से पागल हो गई और तुरंत कॉल करके ये न्यूज चोई को बताती है। लेकिन ये न्यूज सुनने के बाद भी चोई खुश नहीं होता क्योंकि चोई के मन में अब भी इन्हा की माँ के लिए नफरत थी। अब कंपनी में जाने के बाद इन्हा एक पोस्टर पर अपनी माँ का चेहरा देखती है, जिसे देखकर इन्हा को काफी सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही इन्हा इंटरव्यू के लिए अपनी माँ के सामने बैठी तब हम देखते हैं उसकी माँ को अपनी बेटी से मिलकर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि वो इन्हा को बस एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करती है। वहाँ मिसेस सॉन्ग के अलावा और भी इंटरव्यूअर बैठे थे और उन्हें पता था कि इन्हा पिनोकियो सिंड्रोम नाम की बीमारी से जूझ रही है। इसलिए वो लोग इन्हा को बताते हैं कि वो कभी रिपोर्टर नहीं बन सकती। लेकिन इन्हा इंटरव्यूअर से कहती है कि असली रिपोर्टर वही होता है जो लोगों तक सही न्यूज पहुंचा सके और उसके काम के बीच में उसकी बीमारी नहीं आती। तब मिसेस सॉन्ग इन्हा को एक टेस्ट देने कहती है कि अगर कुछ समय तक इन्हा ने अपनी हिचकियों को कंट्रोल कर लिया तो उसे हायर कर लिया जाएगा। लेकिन ये इन्हा का पहला टेस्ट था, इसलिए वो नर्वस थी और इसीलिए वो टेस्ट में फेल हो गई। जिसके बाद मिसेस सॉन्ग अपनी बेटी इन्हा से कहती है कि अगर वो एक अच्छी रिपोर्टर बनना चाहती है तो उसे बहुत सफाई से झूठ बोलना सीखना होगा, क्योंकि एक रिपोर्टर के लिए सच हमेशा झूठ का मोहताज होता है। और मिसेस सॉन्ग को पता था कि इन्हा उनकी कंपनी में काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो इन्हा को इंटरव्यू में फेल कर देती है। ये सुनकर इन्हा का दिल टूट गया क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसकी सगी माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। इसीलिए वो फोन में आए अपनी माँ के मैसेज को देखने लगी और उसे शक हुआ कि क्या वो मैसेज सच में उसकी माँ ने भेजे थे। तब उसे पता चला कि उसकी माँ ने बहुत पहले ही अपना नंबर बदल लिया था, मतलब उस नंबर को कोई और इस्तेमाल कर रहा था। आगे मिसेस सॉन्ग अपनी बेटी से मिलती है। तब इन्हा बताती है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है। तब मिसेस सॉन्ग इन्हा को गले लगाती है और धीरे से माफी मांगते हुए बताती है कि इन 13 सालों में उसके पास अपनी बेटी इन्हा को याद करने का समय नहीं था। इतना बोलकर मिसेस सॉन्ग वहाँ से चली गई। लेकिन ये सुनने के बाद इन्हा पूरी तरह से बिखर चुकी थी क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और बदले में उसे भी उम्मीद थी कि उसकी माँ अपनी बेटी से मिलकर खुश होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इन्हा को ये पता करना था कि उसकी माँ के पुराने नंबर से उसे किसने मैसेज किया, इसीलिए इन्हा उस नंबर पर कॉल करती है। तब दूसरी तरफ से एक आदमी कॉल रिसीव करता है। उसकी आवाज सुनकर इन्हा उस आदमी पर चिल्लाने लगी कि उसे इन्हा की फीलिंग के साथ खेलना नहीं चाहिए था। लेकिन वो आदमी कॉल पर एक भी शब्द नहीं कहता और कॉल कट होने के बाद वो इन्हा से माफी मांगता है। अब ये आदमी कौन है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। कहानी में आगे हम चोई को देखते हैं जो कंपनी के बाहर इन्हा का वेट कर रहा था। तभी उसने देखा कि इन्हा कंपनी से रोते हुए बाहर निकली, इसीलिए वो कुछ दूरी से इन्हा को कॉल करता है। लेकिन इन्हा चोई का कॉल कट कर देती है और चोई को मैसेज करके बताती है कि वो इस समय अपनी माँ के साथ है और वो अभी बात नहीं कर सकती। लेकिन चोई इन्हा को कंपनी के बाहर एक बेंच पर बैठकर रोते हुए देख रहा था। अब चोई इन्हा को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो भी मैसेज करके पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तब इन्हा मैसेज करके
बताती है कि उसकी माँ बहुत अच्छी है और उसका बहुत ख्याल रख रही है, जिसके बाद इन्हा को हिचकियाँ शुरू हो गई। अब चोई उसे और परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी टैक्सी लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन वो रास्ते में इन्हा के बारे में ही सोच रहा था और आखिर में वो अपनी टैक्सी वापस कंपनी की तरफ मोड़ता है और इन्हा के पास जाता है। लेकिन वापस जाने पर वहाँ चोई को इन्हा नहीं मिलती। तभी चोई ने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मिसेस सॉन्ग को वहाँ खड़ा देखा, जो टैक्सी का वेट कर रही थी। अब चोई की टैक्सी वहीं पर थी, इसीलिए मिसेस सॉन्ग उसे बुलाती है। वही मिसेस सॉन्ग को देखकर चोई की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका मन हुआ कि वो मिसेस सॉन्ग को अभी इसी समय जान से मार दे। लेकिन उसे पता था कि इन्हा अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और मिसेस सॉन्ग को अपनी टैक्सी में बैठा लेता है। रास्ते में चोई मिसेस सॉन्ग को बताता है कि वो इन्हा का अंकल है, जिसके बाद चोई पूछता है कि मिसेस सॉन्ग ने अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। लेकिन वो चोई की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और कहती है कि इन्हा को रिपोर्टर बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। वही दूसरी तरफ इन्हा अपने घर आई और सभी जर्नलिज्म की बुक को जला दिया। कुछ देर बाद जब चोई घर पहुंचा, तब उसके पिता बताते हैं कि इन्हा गुस्से में घर छोड़कर चली गई। ये सुनते ही चोई इन्हा को ढूंढने निकल गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं इन्हा कोई गलत कदम न उठा ले। तभी चोई को इन्हा के हॉल टिकट का एक टुकड़ा दिखा, जिस पर इन्हा की फोटो थी। तब चोई ने देखा कि वो सारे टुकड़े एक बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हैं। तब चोई समझ गया कि इन्हा जरूर उस बिल्डिंग की छत पर है। तब वो जल्दी से भागता हुआ उस बिल्डिंग की छत पर पहुंचा। उस समय इन्हा एक कपड़े के नीचे छुप कर बैठी थी। ऊपर जाने के बाद चोई बताता है कि वो सब कुछ जानता है कि उसके साथ कंपनी में क्या हुआ। ये सुनकर इन्हा और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। उसे पता था कि चोई ने उसे सपोर्ट करने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, ताकि वो इन्हा का सपना पूरा कर सके। लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से हर बार फेल होती गई। इन्हा बताती है कि वो चोई पर अब और बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए उसने अपनी सारी किताबें जला दी और रिपोर्टर बनने का सपना भी छोड़ दिया। तब चोई इन्हा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब वो दोनों साथ में रिपोर्टर बनेंगे। कहानी में आगे हम देखते हैं चोई ने जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी शुरू कर दी और साथ ही वो इंटरव्यू की तैयारी में इन्हा की मदद भी करने लगा। तब उसके बूढ़े पिता ने देखा कि चोई एक रिपोर्टर बनने के लिए काफी मेहनत कर रहा है और साथ ही इन्हा की मदद भी कर रहा है, इसीलिए वो भी चोई की मदद करने का सोचता है। और अगले ही दिन वो चोई को जबरदस्ती एक महंगे सैलून में लेकर गए और जब चोई अपना हुलिया बदलने में बिजी था, तब उसके पिता चोई के लिए नए कपड़े और जूते खरीद लेते हैं। और आखिर में जब चोई बाल कटवा कर और नया सूट पहनकर अपने पिता के सामने आया, तब उसके पिता चोई को देखते ही रह गए, क्योंकि चोई पहले से काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अब चोई अपने पिता के साथ घर आया। तब उसका बड़ा भाई मतलब इन्हा का पिता जैंग चोई को पहचान नहीं पाता और अपने बूढ़े पिता से पूछता है कि उनके साथ ये मेहमान कौन है। तब बूढ़ा आदमी जैंग को मजाकिया तौर पर बताता है कि वो मेहमान जैंग का बड़ा भाई है। तभी इन्हा भी अपने कमरे से बाहर आई और चोई को देखकर बहुत खुश हुई। वो कहती है कि उसके अंकल बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अब जैंग को पता था कि चोई इन्हा का रियल अंकल नहीं है और अपनी बेटी इन्हा का चोई के लिए अट्रैक्शन देखकर उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए वो अकेले में इन्हा को समझाता है कि अब उसे भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तब इन्हा अपने पिता जैंग से कहती है कि वो हमेशा उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन अब अचानक अच्छे कपड़े पहनने की सलाह क्यों दे रहे हैं। तब जैंग अपने दिल की बात इन्हा के सामने रखता है और बताता है कि उसे चोई पर भरोसा नहीं और वो इन्हा के भोलेपन का फायदा उठा सकता है। अपने पिता की बात सुनकर इन्हा चौंक गई। वो कहती है कि उन दोनों ने कभी एक दूसरे को गलत नजर से नहीं देखा, लेकिन उन बाप बेटी की बातें चोई भी सुन रहा था और चोई का उदास चेहरा देखकर हमें पता चला कि चोई इन्हा को सच में पसंद करने लगा था। वही इन्हा अपने पिता से बात करने के बाद अपने कमरे में गई और तभी उसे घबराहट होने लगी, मतलब वो अपने पिता से झूठ बोल रही थी और कहीं न कहीं इन्हा भी चोई से अट्रैक्ट होने लगी थी। अब एक कंपनी में रिपोर्टर की हायरिंग शुरू होती है। वही चोई ने जर्नलिज्म की 3 साल की पढ़ाई 1 महीने में ही खत्म कर दी थी, जिसके बाद चोई उस कंपनी में रिटर्न एग्जाम देता है और उस एग्जाम को पास भी कर लेता है। जिसके बाद वो इन्हा के 36वें इंटरव्यू में उसके साथ जाता है। तब वहाँ चोई की मुलाकात सीओ नाम के आदमी से हुई और यहाँ हम देख पाते हैं कि सीओ वही आदमी है जिसने इन्हा को उसकी माँ के नाम से मैसेज किए थे और वो पिछले 13 सालों से इन्हा को उसकी माँ के नाम से मैसेज कर रहा था। लेकिन इन्हा अब भी इस बात से अनजान है कि सीओ वही आदमी है जिससे इन्हा ने कॉल पर बात की थी। दरअसल समय के साथ सीओ के मन में इन्हा के लिए फीलिंग जाग गई थी और वो भी उसे पसंद करने लगा था। आगे हमें ये भी पता चला कि सीओ एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इन्हा के करीब आने के लिए उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी और रिपोर्टर
जानने के बहाने इन्हा तक पहुंच गया। अब इंटरव्यू शुरू होता है और तीनों एक ही ग्रुप में थे। तब चोई ने नोटिस कर लिया कि सीईओ इन्हा को काफी देर से घूर रहा है, इसीलिए चोई उसके और इन्हा के बीच में आकर खड़ा हो गया और उससे बात करने लगा। अब इंटरव्यू शुरू होता है और उनके सामने एक वीडियो क्लिप चलाई जाती है जिसमें कोई आवाज नहीं थी और उन्हें एक एक करके उस वीडियो को देखकर अपनी रिपोर्टिंग देनी थी और उनके परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें मार्क दिए जाएंगे। अब सबसे पहले चोई उस क्लिप को देखकर रिपोर्टिंग शुरू करता है और वीडियो के हिसाब से फैक्ट्स को सबके सामने रखता है, जिसके बाद दो और लोग अपनी रिपोर्टिंग देते हैं और उन दोनों के बाद इन्हा की बारी आती है। तब इन्हा एग्जैक्ट वही रिपोर्टिंग देती है जो उसने वीडियो में देखा था। तब इंटरव्यूअर पूछता है कि इन्हा ने अपने मन से रिपोर्टिंग क्यों नहीं दी, वो चाहती तो उसके पहले वाले रिपोर्टर की कॉपी करके उसे और अच्छी तरह पेश कर सकती थी। तब इन्हा बताती है कि उसे पिनोकियो सिंड्रोम नाम की बीमारी है और वो झूठ नहीं बोल पाती। तब चोई बीच में इन्हा की बात काट देता है और इंटरव्यूअर के सामने उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है, जिसमें सीईओ भी चोई का साथ देता है। अब इंटरव्यू खत्म होने के बाद इन्हा को पता था कि वो पक्का रिजेक्ट होने वाली है और चोई की सारी मेहनत पानी में मिलने वाली है। तब चोई उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि इन्हा को रिजेक्ट होने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब चोई और इन्हा को बात करता देख सीईओ को जलन महसूस होने लगी। तभी इंटरव्यू के रिजल्ट भी आ जाते हैं और खुशकिस्मती से चोई और इन्हा दोनों ने ही इंटरव्यू पास कर लिया था। ये खबर सुनकर चोई के बूढ़े पिता भी काफी खुश होते हैं, लेकिन इन्हा के पिता को अब भी चोई से परेशानी होने लगी थी और वो इमेजिन करने लगे जिसमें चोई और इन्हा इंटीमेट हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में अब इंटरव्यू का दूसरा राउंड शुरू होता है, जिसमें सभी रिपोर्टर को एक केस का वीडियो दिखाया जाता है और उसके बाद सभी रिपोर्टर को उस केस के ऊपर एक दूसरे के साथ डिबेट करनी होगी। लेकिन चोई और इन्हा ने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो एक दूसरे की बात नहीं काटेंगे। अब सभी के सामने स्क्रीन पर एक केस दिखाया जाता है, जिसे देखकर चोई दंग रह गया, क्योंकि वो 13 साल पुराना वही केस था जिसमें चोई के पिता इन्वॉल्व थे। वो न्यूज देखकर हमें पता चला कि 13 साल बाद उस फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन साइट पर चोई के पिता के कुछ अवशेष और उनकी नेम प्लेट मिली है, जिससे ये साबित होता है कि चोई के पिता अपनी टीम को छोड़कर वहाँ से भागे नहीं थे, बल्कि वो भी टीम के साथ मारे गए। लेकिन मिसेस सॉन्ग की फेक न्यूज की वजह से 13 साल पहले चोई की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। अब न्यूज खत्म होने के बाद इंटरव्यूअर सभी रिपोर्टर को उस न्यूज के आधार पर डिबेट करने कहता है, लेकिन न्यूज देखने के बाद चोई पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि उसके पिता अब भी जिंदा है और उसकी माँ की मौत के बाद उसके भाई और पिता ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अब सभी रिपोर्टर ने अपनी अपनी राय देनी शुरू की, लेकिन चोई अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश करने लगा। तभी इन्हा अपनी राय देती है। वो बताती है कि जिस विटनेस ने फायर कैप्टन को देखा था, शायद उससे कोई गलती हुई होगी। अब क्योंकि उस विटनेस को पिनोकियो सिंड्रोम था, इसीलिए उसे लगा होगा कि वो सच बोल रहा है। आगे इन्हा कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था और उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही चोई को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ और वो इन्हा पर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि इस केस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ब्लेम किया जा सकता है। आगे चोई गुस्से में कहता है कि उस रिपोर्टर को और उस विटनेस को पता होना चाहिए था कि वो लोग जो भी बोलेंगे जनता उनकी बातों पर यकीन कर लेगी, लेकिन उन दोनों ने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा और उनकी वजह से पूरी फैमिली मारी गई। लेकिन चोई की बातें सुनने के बाद भी इन्हा अपने पॉइंट पर अड़ी रहती है। तब चोई गुस्से में कहता है कि अब उसे समझ में आ गया कि जिन्हें पिनोकियो सिंड्रोम होता है उन्हें कभी भी रिपोर्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनके बताए सारे फैक्ट गलत होते हैं। चोई का ऐसा रूप देखकर इन्हा रोने लगी और वहाँ से उठकर चली गई। तब सीईओ ने भी अपना इंटरव्यू बीच में छोड़ दिया और इन्हा के पीछे चला गया। अब एलिवेटर में जाने के बाद सीईओ उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इन्हा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और सोचती है कि वो कितनी बेवकूफ है, क्योंकि वो एक डिबेट सेगमेंट था, इसीलिए चोई ने बस अपनी राय रखी और उसके लिए इन्हा को वहाँ से उठकर आना नहीं चाहिए था। तब सीईओ पूछता है कि क्या वो चोई को पसंद करती है। तब इन्हा ने तुरंत ही मना कर दिया, लेकिन तभी इन्हा को हिचकी आनी शुरू हो गई। वही दूसरी तरफ चोई कंपनी की बिल्डिंग की छत पर गया और अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब तक वो भी अपने पिता और भाई को ही दोषी मान रहा था। कुछ देर रोने के बाद चोई ने खुद को शांत किया और सीधा पुलिस स्टेशन अपने पिता के बचे हुए अवशेष लेने पहुंच गया। तब पुलिस वाला बताता है कि चोई से पहले कोई और उसके पिता के अवशेष लेकर चला गया। कहानी में आगे हम चोई के बड़े भाई जे को देखते हैं, जिसने अपने पिता के लिए फ्यूनरल रखा था और वो ही पुलिस स्टेशन से अपने पिता के अवशेष लेकर आया था। जिसके बाद जे अपनी फैमिली की पूरी फोटो देखकर रोने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। इसीलिए उसने फैसला किया कि उसकी फैमिली को बर्बाद करने में जितने भी लोगों का हाथ है वो उन सबसे बदला लेगा। जे सबसे पहला टारगेट फैक्ट्री के मैनेजर को बनाता है, जिसने सारा इल्जाम उसके पिता पर डाल दिया था। इसीलिए जे मैनेजर का पता उठाता है और एक बार
बार में जाता है जहाँ मैनेजर पार्टी कर रहा था। तब जय उसके पास जाकर गिरने की एक्टिंग करने लगा और चुपके से मैनेजर का वॉलेट चुरा लिया। जिसके बाद जय मैनेजर को वॉलेट लेने के लिए एक सुनसान जगह पर बुलाता है, लेकिन मैनेजर के वहाँ पहुँचने से पहले ही जय ने उसके लिए एक ट्रैप तैयार कर रखा था। कुछ देर बाद मैनेजर जैसे ही वहाँ पहुँचा वो एक गटर में गिर गया, जिसे जय ने पहले ही ढक कर रखा था। मैनेजर के गटर में गिरने के बाद जय गटर का ढक्कन बंद कर देता है और ऊपर बहुत सारे ब्रिक्स रख देता है ताकि मैनेजर किसी भी हाल में बाहर न आ सके। तब मैनेजर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन जय पर मैनेजर की बातों का कोई असर नहीं होता। जिसके बाद जय उन दोनों वर्कर को भी जान से मार देता है जिनकी वजह से 13 साल पहले फैक्ट्री में आग लगी थी, और उन वर्कर की मौत का इल्जाम मैनेजर पर डाल दिया क्योंकि वो चाहता था कि दुनिया को मैनेजर का असली चेहरा पता चल सके कि उसने पैसों के लिए अपने पुराने दोस्तों को मार दिया। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैनेजर ने उसके पिता के साथ किया था। वही दूसरी तरफ इन्हा ने अपना इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया था, इसीलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब उसके पिता जैंग इन्हा को कोई दूसरी जॉब करने की सलाह देते हैं। तब अपने पिता के कहने पर इन्हा एक शॉपिंग मॉल में काम करने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद सीईओ उसका पता उठाकर वहाँ भी पहुँच गया और चोई की बुराई करते हुए इन्हा को अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करने लगा। अगले दिन इन्हा जब स्टोर पर काम के लिए गई, तभी अचानक इन्हा की माँ मिसेस सॉन्ग वहाँ आती है और इन्हा को अपनी कंपनी में रिपोर्टर की जॉब ऑफर करती है। दरअसल मिसेस सॉन्ग की कंपनी को टीआरपी मिलना कम हो चुकी थी, इसलिए वो इन्हा को जॉब ऑफर करती है ताकि वो इन्हा की बीमारी को पब्लिकली स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर सके। ये सुनकर इन्हा तुरंत अपनी माँ का ऑफर ठुकरा देती है। तब मिसेस सॉन्ग इन्हा को समझाती है कि उसे सब कुछ भूलकर अपने सपने के बारे में सोचना चाहिए। इतना बोलकर मिसेस सॉन्ग इन्हा को अपना बिजनेस कार्ड देती है और वहाँ से चली जाती है। बिजनेस कार्ड देखकर इन्हा कंफ्यूजन में थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका सपना तो रिपोर्टर बनने का था, लेकिन हर बार उसकी बीमारी उसके सपने के बीच में आ जाती है। इसीलिए इन्हा अपना काम जल्दी से खत्म करके चोई के ऑफिस में गई और उसे बिल्डिंग की छत पर आने को कहा। छत पर जाने के बाद इन्हा चोई को सीधा बताती है कि जब से उसने इस बात से इनकार किया है कि वो चोई को पसंद नहीं करती, तब से उसे लगातार हिचकी आ रही है। मतलब वो चोई को इनडायरेक्टली प्रपोज कर रही थी। ये सुनकर चोई को भी शौक लगा, लेकिन चोई अपने इमोशन पर कंट्रोल रखता है क्योंकि इन्हा उसकी सबसे बड़ी दुश्मन की बेटी है और अगर वो इन्हा के प्यार में पड़ गया तो उसे मिसेस सॉन्ग से बदला लेने में परेशानी होगी। प्रपोज करने के बाद इन्हा को भी रियलाइज होता है कि उनकी रिलेशनशिप को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि चोई उसका अंकल है। इसीलिए इन्हा कहती है कि वो बहुत जल्द ही अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी और चोई के लिए जो फीलिंग है उसे खत्म कर देगी। इतना बोलकर इन्हा वहाँ से जाने लगी और चोई उसे चाहकर भी रोक नहीं पाता। आगे इन्हा अपने घर आई और काफी सोच विचार करने के बाद वो अपनी माँ को कॉल करके उसका जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन इन्हा जब अपनी माँ की कंपनी में पहुंची, तब सीईओ भी उसका पीछा करते हुए उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और इस तरह इन्हा भी रिपोर्टर बन गई। अब चोई दूसरी न्यूज एजेंसी में काम करता है, इसीलिए चोई और इन्हा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए। अगले दिन टीम लीडर इन्हा और सीईओ को एक पुलिस स्टेशन में जाने कहता है ताकि वो लोग पुलिस से बात करके कोई नए और इंटरेस्टिंग केस के बारे में पता कर सके, जिससे उनके न्यूज चैनल को अच्छी टीआरपी मिलेगी। टीम लीडर उन दोनों को जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुँचने कहता है क्योंकि उस दिन बाकी कंपनी इसके रिपोर्टर को भी वही सेम टास्क दिया गया था और अगर जो पहले पहुंचेगा उसे सबसे पहले न्यूज मिलेगी। इसीलिए सीईओ और इन्हा भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अब इत्तेफाक से चोई और उसके पार्टनर यून को भी उसी पुलिस स्टेशन में भेजा गया था और वो दोनों भी भागते हैं और इन्हा से पहले पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद चोई ने देखा कि पुलिस स्टेशन में पहले से काफी सारे अलग अलग चैनल के रिपोर्टर थक हार कर बैठे थे। उन्हें देखकर चोई समझ गया कि इस काम में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तभी चोई की मुलाकात उसके पुराने क्लासमेट चैन से होती है जो अब एक पुलिस वाला बन गया था। तब चोई और चैन एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। अब दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ इन्हा और सीईओ भी पहुँच गए। तब चैन इन्हा और चोई को अपने साथ रिपोर्टर के लॉज में ले जाता है जहाँ पुलिस वाले रिपोर्टर को न्यूज बताते हैं, लेकिन उस लॉज की हालत काफी खस्ता थी कि कोई भी वहाँ न्यूज मिलने का वेट नहीं करता। इसीलिए अब चारों रिपोर्टर पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उन्हें न्यूज देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता और पुलिस वालों को डिस्टर्ब करने की वजह से उन चारों को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन चोई कुछ ज्यादा ही होशियार था। वो जैसे तैसे एक कॉप को पकड़कर उससे पूछताछ करने लगा। वो अपनी कंपनी में वापस जाने से पहले एक न्यूज तैयार कर लेता है। अब इन्हा भी पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो अपने पुराने दोस्त चैन से रिक्वेस्ट करती है। इन्हा के बार बार पूछने पर चैन उसे छोटा मोटा केस बताता है जिसमें एक मोटी औरत जिम में ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से मर गई। अब इस केस की लीड मिलने पर इन्हा काफी खुश होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं चैन जब वो औरत का केस इन्हा को बता रहा था, तब दीवार की दूसरी तरफ से चोई की पार्टनर यून स्टेथोस्कोप लगाकर सारी बातें सुन लेती है और जल्दी से कॉल करके चोई को ये बातें बता देती है।
अब चारों ही उस औरत की मौत के इन्वेस्टिगेशन में भिड़ गए। इसीलिए इन्हा और सीओ उस औरत के बारे में पता करने के लिए हॉस्पिटल गए। तो वही चोई और यून पूछताछ करने के लिए जिम गए। लेकिन सारा दिन भाग दौड़ करने के बाद भी उन चारों के हाथ कुछ नहीं लगता। अब उन चारों को पता था कि जिसे भी जिम की सीसीटीवी फुटेज मिलेगी वही सबसे पहले उस न्यूज को अपने चैनल पर दिखाएगा। लेकिन जिम का ओनर वो फुटेज देने से मना कर देता है और कहता है कि उस फुटेज से जिम की रेपुटेशन खराब हो सकती है। लेकिन चारों रिपोर्टर जिम ओनर से फुटेज देखने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसीलिए ओनर उन्हें उस लेडी की मौत का फुटेज दिखा देता है, लेकिन उसकी कॉपी देने से मना करता है। और वीडियो देखकर सभी रिपोर्टर नोट लिखने लगे। लेकिन चोई अपना दिमाग चलाता है और चुपके से अपने मोबाइल का कैमरा शुरू करके उस फुटेज को रिकॉर्ड कर लेता है। आगे चोई उस वीडियो के बेस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तब पता चला कि उस औरत के हस्बैंड ने एक स्लिम मॉडल के चक्कर में अपनी वाइफ को छोड़ दिया था। इसीलिए जलन के मारे उस औरत ने जिम ज्वाइन कर ली ताकि वो स्लिम मॉडल जैसी खूबसूरत दिख सके। अब चोई की पार्टनर यून उस स्टोरी को जल्द से जल्द चैनल पर पब्लिश करना चाहती थी, लेकिन चोई उस स्टोरी को पब्लिश नहीं होने देना चाहता। दरअसल चोई जब उस औरत के फ्यूनरल पर गया था तब उसे पता चला कि उस औरत की बेटी का लीवर खराब हो चुका था और वो कुछ दिनों में मरने वाली है। इसलिए वो औरत अपनी बेटी को लीवर डोनेट करना चाहती थी, लेकिन उसके मोटापे की वजह से उस औरत के लीवर पर फैट जमा हो गया था और उसकी बेटी की सर्जरी से पहले उस औरत को कम से कम 30 किलो वजन घटाना था। इसीलिए उसने जिम ज्वाइन की थी ताकि जल्द से जल्द वो अपनी बेटी को लीवर डोनेट कर सके। और इसीलिए वो जिम में जरूरत से ज्यादा मेहनत करने लगी, जिस वजह से उसका हार्ट फेल हो गया। ये बात उस औरत की बेटी चोई को बता रही थी। तभी चोई का ध्यान टीवी पर गया और चैनल पर फुटेज के साथ गलत न्यूज दिखाई जा रही थी। तब उस औरत की बेटी न्यूज देखकर रोते हुए कहती है कि ये न्यूज पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो न्यूज मिसेस सॉन्ग बता रही थी, जिसे सच और झूठ एक समान लगते हैं। इसीलिए इन्हा उस औरत की बेटी से मिलती है और पूरा सच पता करने के बाद इन्हा अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करती है। जिसके बाद मिसेस सॉन्ग को वापस न्यूज चैनल पर लाइव आकर माफी मांगनी पड़ी और सही न्यूज बतानी पड़ी। वही दूसरी तरफ मिसेस सॉन्ग की न्यूज देखने के बाद चोई का टीम लीडर भड़क गया, क्योंकि उसे पता था वो न्यूज चोई कवर कर रहा था, लेकिन अब वो न्यूज इन्हा की कंपनी चला रही है। इसीलिए टीम लीडर को चोई पर गुस्सा आने लगा। लेकिन न्यूज फ्लैश होने के बाद से चोई गायब हो गया था। तभी हम चोई को देखते हैं जो कंपनी के मीटिंग रूम में अकेला बैठा था। चोई उस दिन को याद करता है जब डिबेट में उसने इन्हा को कहा था कि पिनोकियो सिंड्रोम वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा गलत न्यूज बताते हैं। लेकिन अब उससे भी यही गलती हुई थी, इसीलिए वो काफी अपसेट था। आगे घर जाने पर चोई अपने पिता को बताता है कि रिपोर्टर बनना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत कम है और एक गलती होने पर रोज गालियाँ खानी पड़ती है। इसीलिए वो अपना जॉब छोड़कर वापस टैक्सी ड्राइवर बनना चाहता था। तब चोई के पिता कहते हैं कि वो ये सब इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो सच से भागना चाहता है। ये सुनकर चोई को खुद पर शर्म आने लगी। फिर वो अपनी हिम्मत बटोरता है और वापस अपनी कंपनी में जाता है और टीम लीडर से कहता है कि वो अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन टीम लीडर उसे जरा भी नहीं डांटता। टीम लीडर आगे बताता है कि उसके साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। तब उसे समझ में आया था कि ये गलती किसी से भी हो सकती है। इसीलिए टीम लीडर चोई को एक चांस देता है। जिसके बाद सभी रिपोर्टर नई स्टोरी के लिए एक बार फिर से पुलिस स्टेशन गए। तब उन्हें एक फैक्ट्री मैनेजर के बारे में पता चला जिसकी लाश एक गटर में मिली थी। और जैसा कि हमने देखा था कि उस मैनेजर को चोई के बड़े भाई जे ने मारा था, उसी केस पर चोई भी काम करता है और उस मैनेजर के कॉल रिकॉर्ड चेक करता है। तब उसका ध्यान एक नंबर पर गया जो उसे काफी जाना पहचाना लगता है। इसीलिए वो उस नंबर पर कॉल लगाता है जो एक ट्रक ओनर का था और उसका पानी सप्लाई का काम था। चोई उस ट्रक ओनर को मिलने बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रक ओनर चोई के सामने आया, चोई उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि उस ट्रक ओनर की शक्ल उसके भाई से काफी ज्यादा मिल रही थी। आगे ट्रक ओनर चोई के पास आता है और उससे मिलकर अपना नाम बताता है, जिसके बाद चोई को कंफर्म हो गया कि वो ट्रक ओनर कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई जे है। तब चोई पूरी तरह से समझ गया कि मैनेजर और 2 वर्कर की मौत का जिम्मेदार उसका भाई जे ही है, जो अपने पिता की मौत का बदला ले रहा है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो अपने भाई जे को अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताएगा। तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। इसीलिए चोई अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे कहीं और ले जाने लगा, लेकिन ऑफिसर चैन ने चोई को वहाँ देख लिया था। आगे हम दोनों भाई को एक रेस्टोरेंट में बैठा देखते हैं, जहाँ दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर जाने लगते हैं। तब जे कहता है कि चोई की शक्ल उसके छोटे भाई से काफी मिलती है। तब चोई पूछता है कि क्या वो जे को अपना बड़ा भाई समझ सकता है। ये सुनकर जे काफी खुश होता है और कहता है कि वो दोनों जल्दी ही मिलेंगे। जिसके बाद जे अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकल गया। तब चोई जल्दी से एक टैक्सी में बैठकर जे के ट्रक का पीछा करने लगा, क्योंकि वो अपने भाई की कंडीशन देखना चाहता था कि वो ठीक से रह रहा है या नहीं। जे के घर पहुँचने के बाद चोई उसके घर में जाना चाहता था, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। कहानी में
में आगे हम देखते हैं एक चेक पॉइंट पर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की चेकिंग चल रही थी। तभी एक ड्राइवर पुलिस से बचने के लिए चेक पॉइंट तोड़कर भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक लंगड़ा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था। अब जैसे ही उस बच्चे ने बड़े से ट्रक को आता देखा, वो जल्दी से रोड क्रॉस करने की सोचता है, लेकिन जल्दबाजी में बच्चा बीच रोड पर ही गिर गया, जिसे देखकर ट्रक ड्राइवर भी घबरा गया और जोर से ब्रेक लगा दिए, लेकिन तभी उसका ट्रक पलट गया। अब ट्रक उस बच्चे पर आकर गिरने ही वाला था, तभी दूसरा ट्रक वहाँ आकर उस बड़े से ट्रक को ठोक देता है ताकि उस बच्चे की जान बच जाए। अब कुछ ही दूरी पर इन्हा और उसकी टीम भी खड़ी थी, जिसने ये सब कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था, और जिसने बच्चे की जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि चोई का भाई जे था। आगे चोई ये न्यूज टीवी में देखता है कि उसके भाई को इन्हा के न्यूज चैनल ने हीरो बना दिया, क्योंकि उसने एक बच्चे की जान बचाई थी, जिसमें जे को भी छोटी मोटी चोटें आई है। आगे इन्हा जे को ढूंढती है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर उसे इंटरव्यू के लिए पूछती है। तब जे इन्हा को देखकर बहुत ही अजीब तरह से स्माइल करने लगा। दरअसल कुछ देर पहले ही जे ने मिसेस सॉन्ग और इन्हा को एक बड़े से पोस्टर पर देखा था, और उसे पता चल गया था कि इन्हा उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मिसेस सॉन्ग की बेटी है। मतलब जे का अगला टारगेट इन्हा बनने वाली है। वही दूसरी तरफ जब चोई को पता चला कि उसका भाई जे एक्सीडेंट की वजह से घायल हो गया है, तो वो तुरंत उसे देखने हॉस्पिटल भागता है। वही दूसरी तरफ जे इन्हा को इंटरव्यू देता है और बताता है कि उसने उस बच्चे की जान इसीलिए बचाई क्योंकि जे को उस बच्चे में अपना छोटा भाई नजर आ रहा था, जो काफी समय पहले दुनिया से चला गया। आगे जे बताता है कि 13 साल पहले एक गलत न्यूज की वजह से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई और उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया, और उस समय उसकी माँ के साथ उसका छोटा भाई भी था। तब जे इन्हा से उस रिपोर्टर का नाम पूछती है जिसने उसके पिता के बारे में गलत न्यूज दिखाई थी। अब जे इन्हा को उसकी माँ के बारे में बताने ही वाला था, तभी वहाँ चोई भी पहुँच गया और इन्हा को जे के साथ देखकर समझ गया कि उसके भाई का अगला टारगेट इन्हा है, इसीलिए वो तुरंत इन्हा का हाथ पकड़ता है और बीच इंटरव्यू से इन्हा को जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर लेकर आता है। इन्हा को लग रहा था कि चोई उससे उसका इंटरव्यू छीनना चाहता है। तब चोई बताता है कि जे बहुत खतरनाक आदमी है, इसीलिए वो इन्हा को जे से दूर रहने कहता है, लेकिन इन्हा कहती है कि जो आदमी एक अनजान बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है वो खतरनाक कैसे हो सकता है। लेकिन चोई को पता था कि उसके भाई जे का अगला टारगेट इन्हा है और वो ये बात इन्हा को बता भी नहीं सकता, इसीलिए वो इन्हा से बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करता है और उसे जे से दूर रहने की सलाह देता है। तब चोई का ऐसा बिहेवियर देखकर इन्हा ने चोई पर यकीन कर लिया और कहा कि वो जे से दूर रहेगी और अब वो उसका कोई इंटरव्यू नहीं लेगी। वही दूसरी तरफ जे इन्हा के कैमरामैन से मिला और कहा कि वो लोग काफी समय बाद मिल रहे हैं। दरअसल ये वही कैमरामैन था जो पहले मिसेस सॉन्ग के साथ काम करता था, लेकिन अब वो इन्हा के साथ काम कर रहा है। जे को देखकर उसे सब कुछ याद आ गया कि कैसे उसने मिसेस सॉन्ग के कहने पर जे के पिता की न्यूज एडिट की थी, इसीलिए कैमरामैन जे से मिलकर काफी परेशान हो गया। आगे हम मिसेस सॉन्ग को देखते हैं जो जे की बहादुरी के बारे में न्यूज में बताती है कि कैसे जे ने एक छोटे बच्चे की जान बचाई। साथ ही मिसेस सॉन्ग फॉल्स न्यूज दिखाने के लिए लोगों से माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि वो अब से सिर्फ सच दिखाएगी। आगे चोई जे से मिलने जाता है, तब वहाँ ग्लास पर उसके पिता के लिए कुछ अपोलॉजी लेटर लगे हुए थे जो लोगों ने चिपकाए थे। तब चोई वहाँ अपनी 13 साल पुरानी फैमिली फोटो देखता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वहाँ जे भी पहुँच गया, लेकिन इस बार चोई को लेकर जे का बिहेवियर काफी बदला हुआ था। वो चोई के लाए हुए फूल भी डस्टबिन में फेंक देता है। दरअसल जे को पता चल गया था कि चोई एक रिपोर्टर है, इसीलिए वो उसके छोटे भाई बनने का नाटक कर रहा है ताकि उसे कोई अच्छी न्यूज मिल सके, और जे को रिपोर्टर से उतनी ही नफरत थी, इसीलिए चोई के लिए उसका बिहेवियर अचानक बदल गया। अब सब कुछ पता चलने के बाद चोई जे से आखिरी इंटरव्यू के लिए पूछता है, लेकिन जे चोई के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगा। तब चोई एक नाम लेता है और पूछता है कि क्या वो मून को जानता है। मून का नाम सुनते ही जे वही रुक गया, क्योंकि मून उस फैक्ट्री मैनेजर का नाम था जिसे जे ने जान से मार दिया था। चोई बताता है कि उसे पता है मैनेजर मून को जे ने ही मारा है, जिसके बाद चोई पूछता है कि आखिर जे चाहता क्या है, उसे लोगों से अपोलॉजी चाहिए या रिवेंज। तब जे चोई के करीब आता है और बताता है कि उसे किसी की अपोलॉजी नहीं बल्कि रिवेंज चाहिए। जिसके बाद वो चोई का फोन जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी वो फोन आग में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन चोई वहाँ शांति से खड़ा था, क्योंकि फोन तो सिर्फ जे को चकमा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि असली रिकॉर्डिंग चोई के टाई क्लिप के अंदर हो रही थी। अब चोई के पास जे का सारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग पुलिस को नहीं देता।
कहानी में आगे हम इन्हा के कैमरामैन को देखते हैं जो इन्हा को 13 साल पहले का जे का अनएडिटेड इंटरव्यू दिखाता है। वो इंटरव्यू देखकर इन्हा को शॉक लगा और उसे पता चला कि जे की फैमिली को पूरी तरह बर्बाद करने में उसकी माँ का हाथ है और उसी पल से इन्हा के दिल में उसकी माँ की सारी इमेज खराब हो गई। आगे कैमरामैन इन्हा को बताता है कि जे के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इसीलिए उसे थोड़ा संभल कर रहना होगा। तभी इन्हा का ध्यान 13 साल पुराने वीडियो के अंदर उस जूते पर जाता है जो सुसाइड करते समय चोई के एक पैर से निकल गया था। तब कैमरामैन बताता है कि वो जूता जे के छोटे भाई का था। तब इन्हा को अचानक याद आया कि ठीक वैसा ही जूता चोई ने बचपन से संभाल कर रखा है। इसीलिए वो जल्दी से घर गई और अपने दादा मतलब चोई के पिता से उस जूते के बारे में पूछने लगी। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि 13 साल पहले जब उसे चोई समुद्र से मिला था तब वो एक जूता उसके पैर में था। तब इन्हा को एहसास हुआ कि उस दिन डिबेट में चोई फैक्ट्री की न्यूज देखने के बाद उस पर क्यों भड़क गया था। अब इन्हा को पता चल गया कि चोई बचपन से कितना दर्द अपने दिल में छुपा कर उसके साथ रह रहा है। ये पता होने के बाद भी कि वो उसकी दुश्मन की बेटी है, उसने हमेशा इन्हा का ख्याल रखा। इसीलिए इन्हा चोई से मिलती है और पूछती है कि क्या उसका असली नाम मियोंग है। इन्हा के मुंह से अपना असली नाम सुनकर चोई चौंक गया। वो पूछता है कि इन्हा को उसका असली नाम कैसे पता चला। तब इन्हा जोर जोर से रोने लगी और चोई से बार बार माफी मांगने लगी, जिसके बाद चोई उसे शांत करता है और अपनी पुरानी जिंदगी की हर एक बात बताता है, जिसे सुनकर इन्हा समझ गई कि उसकी माँ ने चोई और उसकी फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो चोई को अपने तरीके से इंसाफ दिलाएगी। आगे मिसेस सॉन्ग एक एडिटोरियम में पब्लिक लेक्चर दे रही थी। तब लेक्चर खत्म होने के बाद सवाल जवाब का सेगमेंट शुरू होता है। तब इन्हा खड़ी होकर अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसने कभी खुद को आगे बढ़ाने के लिए असली फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है। तब मिसेस सॉन्ग तुरंत ही मना कर देती है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया। तब इन्हा बैठ गई, लेकिन बैठने के बाद उसकी हिचकियाँ शुरू हो गई। मतलब वो मिसेस सॉन्ग के जवाब से खुश नहीं थी। इसीलिए वो दोबारा खड़ी होती है और बताती है कि वो मिसेस सॉन्ग के जवाब से खुश नहीं है, क्योंकि 13 साल पहले उसने एक तरफा न्यूज बनाई थी जिससे उसने एक बात को नजरअंदाज कर दिया था कि फायर कैप्टन भागने की बजाय उस फैक्ट्री में भी मर सकते हैं। आगे इन्हा बताती है कि मिसेस सॉन्ग ने फायर कैप्टन की फैमिली के लिए गए इंटरव्यू को ठीक से एडिट करवाकर अपनी बात को सच साबित किया था और ये साबित करता है कि बिना बेसिक फैक्ट के कोई भी न्यूज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जिससे पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मिसेस सॉन्ग खुद को शांत रखती है और इन्हा को बताती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी और ये सब उस आई विटनेस की वजह से हुआ था जिसे पिनोकियो सिंड्रोम था और उसी ने सबको मिसलीड किया था। तब इन्हा कहती है कि मिसेस सॉन्ग को इस बात को कंफर्म करना चाहिए था कि वो आई विटनेस सच बोल रहा है या नहीं। इसीलिए एक परिवार को बर्बाद करने में मिसेस सॉन्ग भी उतनी ही जिम्मेदार है। ये सुनने के बाद मिसेस सॉन्ग के पास कोई जवाब नहीं था। लेक्चर खत्म होने के बाद इन्हा को इस बात का डर था कि अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो चोई से कहती है कि वो चाहे तो मिसेस सॉन्ग से बदला ले सकता है और वो उसके बीच नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मॉम ने गलत किया है। जिसके बाद इन्हा वहाँ से चली गई। तभी चोई को सीईओ का कॉल आता है और वो बताता है कि जे इन्हा का पीछा कर रहा है। तब चोई भागता हुआ उस बिल्डिंग में गया और जे को इन्हा के पीछे जाते हुए देख लिया। उधर जे ने इन्हा को अकेले में पकड़ लिया और पूछने लगा कि इन्हा के परिवार के बारे में इतना सब कैसे जानती है, लेकिन इन्हा ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। तभी अचानक वहाँ चोई भी पहुँच गया और एन मौके पर इन्हा को अपने भाई जे से बचा लिया। तब जे चोई पर गुस्सा करने लगा, जिसके बाद चोई रोते हुए बताता है कि वो उसका भाई मियोंग है, लेकिन जे को चोई की बातों पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो चोई को झूठ बोलने से मना करता है। तब चोई गुस्से में अपने भाई जे पर चिल्लाता है और कहता है कि झूठ तो बचपन में जे ने उससे कहा था। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जे अपने छोटे भाई चोई को बताता है कि उनके पिता अब भी जिंदा है और एक दिन वो वापस जरूर आएंगे, जबकि जे को पहले से पता था कि उनके पिता की फैक्ट्री में मौत हो चुकी है। जिसके बाद चोई अपने भाई से अलग हो गया था और तब से वो यही समझ रहा था कि उसके पिता अब भी जिंदा है और उन्होंने चोई को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। चोई की सारी बातें सुनने के बाद जे को यकीन हो गया कि चोई उसका छोटा भाई है। तब जे चोई को गले लगाता है और बहुत खुश होता है। इसके बाद जे अपने भाई चोई को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया, जहाँ वो चोई के बचपन का फेवरेट पिज्जा ऑर्डर करता है। जिसके बाद जे चोई से पूछता है कि समुद्र में गिरने के बाद वो कैसे बचा। तब चोई बताता है कि एक बूढ़े आदमी ने उसे समुद्र में डूबने से बचा लिया था। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी ने चोई को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुछ लोगों की भीड़ जमा हो गई जो जे से उसका ऑटोग्राफ लेने आए थे, क्योंकि पब्लिक की नजर में जे एक हीरो था जिसने अपनी जान पर खेलकर एक छोटे बच्चे की
जान बचाई थी। आगे जे चोई को अपनी असली आइडेंटिटी बताने से मना करता है और साथ ही ये भी बताने से मना करता है कि वो दोनों भाई है। लेकिन चोई पूछता है कि जे ऐसा क्यों बोल रहा है। तब जे रोते हुए एक्सेप्ट करता है कि वो एक मर्डरर है और वो नहीं चाहता कि दुनिया चोई को एक खूनी के भाई के नाम से जाने। ये सुनकर चोई का दिल छन्नी हो गया, क्योंकि चोई को अब तक अपने भाई पर बस शक था। कहानी में आगे हम देखते हैं कंपनी की मीटिंग में चोई की पार्टनर यून बताती है कि वो जे के बारे में छानबीन कर रही है और बहुत जल्द उनके हाथों एक बड़ी न्यूज लगने वाली है। यून आगे बताती है कि जब वो पुलिस स्टेशन गई थी तब उसने स्टेथोस्कोप की मदद से ऑफिसर चैन की बातें सुनी, जिससे उसे पता चला कि फैक्ट्री मैनेजर के मर्डर केस में जे पुलिस वालों का प्राइम सस्पेक्ट है और बहुत जल्द पुलिस इस बारे में पता लगा लेगी। यून बताती है कि जे दुनिया की नजर में एक हीरो है, लेकिन जब उसी हीरो की एक डार्क साइड दुनिया को उनकी कंपनी के जरिए पता चलेगी तब उनकी टीआरपी आसमान छूने लगेगी। अब उस मीटिंग में चोई भी बैठा था और यून की सारी बातें सुन रहा था। वही टीम लीडर भी यून की बातों से इम्प्रेस हो गया और यून को उस केस पर काम करने की परमिशन दे दी। लेकिन इससे अब चोई की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई बहुत जल्द जेल जाने वाला है। इसीलिए मीटिंग खत्म होने के बाद चोई टीम लीडर को बताता है कि उसने जे से इस बारे में पहले ही बात की है और उसने अपना गुनाह पहले ही एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जे ने चोई को प्रॉमिस किया है कि वो इस केस में आगे और भी बड़ी न्यूज देने वाला है, जिससे उनकी कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर जे पकड़ा गया तो उन्हें कोई न्यूज नहीं मिलेगी। तब टीम लीडर यून के हाथ से केस लेकर चोई को दे देता है और इस तरह चोई अपने भाई को जेल जाने से बचा लेता है। आगे चोई अपने भाई जे के पास गया और उसे बदला लेने से मना किया, वरना उसे सारी जिंदगी जेल में बितानी होगी। लेकिन जे कहता है कि वो मिसेस सॉन्ग को कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उनके पिता के मरने के बाद भी उन्हें विलन बना दिया और उनकी माँ की मौत का कारण भी मिसेस सॉन्ग ही है। तब चोई पूछता है कि अगर जे को अपनी फैमिली की इतनी ही चिंता थी तो फायर वर्क वाले दिन वो उनके साथ क्यों नहीं आया। अगर वो उस दिन चोई और माँ के साथ होता तब शायद वो माँ को बचा सकता था। तब जे बताता है कि उस समय वो मिसेस सॉन्ग से बात करने गया था कि वो उनके पिता के नाम को इस तरह बदनाम न करे। तब मिसेस सॉन्ग ने जे का इंटरव्यू लिया, लेकिन उसने जे के इंटरव्यू को भी इस तरह एडिट किया जिससे सबको यही लगा कि उसके पिता फैक्ट्री से भाग गए थे। अब जे की बातें सुनकर चोई को रियलाइज हुआ कि वो बचपन से ही अपने भाई को गलत समझ रहा था, जबकि मिसेस सॉन्ग की वजह से उसके भाई जे को भी काफी कुछ सहना पड़ा। चोई सोचता है कि अगर वो अपने भाई से थोड़ा पहले मिला होता तो शायद वो जे को मर्डर करने से रोक लेता। अपने भाई के मर्डरर बनने का दोषी भी चोई खुद को समझ रहा था। कहानी में आगे हम यून को देखते हैं, जो एक रात पहले शराब के नशे में मिसेस सॉन्ग की कंपनी में घुसकर सो गई थी। अगले दिन जब वो उठी तो वहाँ के लोगों की बातें सुनी और उसे पता चला कि बहुत जल्द मिसेस सॉन्ग जे का इंटरव्यू लेने वाली है। यून ये बात चोई को बताती है। तब चोई समझ गया कि जे मिसेस सॉन्ग को इंटरव्यू देने मान गया, मतलब वो मिसेस सॉन्ग के साथ जरूर कुछ गलत करने वाला है। तभी अचानक चोई के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि उसे जे के बारे में सब कुछ पता है। मैसेज में उस गडर की फोटो भी थी जहाँ जे ने मैनेजर को मारा था। तब चोई जल्दी से भागता हुआ अपने भाई के पास पहुँचा और उसे मिसेस सॉन्ग के पास जाने से रोकने लगा। चोई जे से प्रॉमिस करता है कि वो मिसेस सॉन्ग से अपने तरीके से बदला जरूर लेगा, लेकिन जे एक बार फिर चोई को मना कर देता है और उसका रास्ता रोकने के लिए चोई को पीटता भी है। दरअसल जे को पता चल गया था कि चोई इन्हा से प्यार करता है, इसीलिए वो उसकी माँ मतलब मिसेस सॉन्ग को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए जे कहता है कि वो मिसेस सॉन्ग को खुद अपने हाथों से खत्म करेगा। इतना बोलकर जे अपने ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल गया। अब चोई उदास होकर वापस अपनी कंपनी में आता है। तब वहाँ इन्हा उसका वेट कर रही थी। इन्हा को पता था कि चोई उसकी वजह से मिसेस सॉन्ग से बदला नहीं ले पा रहा। तब इन्हा चोई से कहती है कि वो उसके और मिसेस सॉन्ग के बीच कभी नहीं आएगी और चोई चाहे तो उसकी माँ से अपना बदला ले सकता है। ये सुनकर चोई रोने लगा, क्योंकि अब सच्चाई से पूरी तरह सामना करने का समय आ गया था। अगले दिन चोई अपने भाई जे से मिलता है और बताता है कि उसने इन्हा को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसने अपनी कंपनी को जे के खिलाफ सारे सबूत और रिकॉर्डिंग दे दी। चोई आगे कहता है कि वो एक सच्चा रिपोर्टर है और एक रिपोर्टर होने के नाते वो जे को गलत काम करने से रोकेगा, क्योंकि बदला लेने का मतलब सिर्फ जान से मारना नहीं होता। चोई आगे कहता है कि वो मिसेस सॉन्ग से अपने तरीके से बदला लेगा। इतना बोलकर चोई वहाँ से जाने लगा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही चोई को उसी नंबर से कॉल आता है जिसने चोई को मैसेज में गडर की फोटो भेजी थी। तब चोई को पता चला कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि जे का ही है। दरअसल जे देखना चाहता था कि चो
उसके भरोसे के लायक है या नहीं। लेकिन चोई ने अब तक ये बात किसी को नहीं बताई। इसका मतलब चोई अपने भाई से पूरी तरह ईमानदार है। इसीलिए जे डिसाइड करता है कि वो मिसेस सोंग से बदला नहीं लेगा और मिसेस सोंग को बर्बाद करने में चोई की मदद करेगा। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जे मिसेस सोंग को लाइव इंटरव्यू देने जाता है। तब मिसेस सोंग चोई का 13 साल पुराना इंटरव्यू पब्लिक को दिखाती है ताकि उसके चैनल की टीआरपी को बूस्ट मिल सके। लेकिन वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद ही जे मिसेस सोंग से लाइव इंटरव्यू में पूछता है कि मिसेस सोंग उसका बिना एडिट किया हुआ ओरिजिनल वीडियो क्यों नहीं दिखा रही। ये सुनकर मिसेस सोंग घबरा गई और टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करने लगी। तब जे लाइव इंटरव्यू में सबको बताता है कि मिसेस सोंग ने उनके सारे इंटरव्यू को एडिट करके पब्लिक को दिखाया था, जिससे उसके पिता का नाम खराब हो गया और उनकी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन मिसेस सोंग ने इस बात से इनकार कर दिया और सारा इल्जाम अपने पुराने न्यूज रूम पर डाल दिया कि शायद उस समय उसकी टीम से कुछ गलती हो गई होगी। लेकिन जे यहाँ तक नहीं रुका। आगे वो पब्लिक को बताता है कि मिसेस सोंग ने खुद पब्लिक को बताया था कि उसके पिता एक भगोड़े हैं, जबकि उसके पिता एक बहादुर फायर फाइटर थे जिन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। जे आगे बताता है कि वो एक मर्डरर है और उसने उस फैक्ट्री के मैनेजर और 2 वर्कर का खून किया है। लेकिन मिसेस सोंग टीआरपी बढ़ाने के लिए एक मर्डरर को हीरो बनाने में लगी है और इसी तरह मिसेस सोंग ने कई सारी स्टोरीज को मैनिपुलेट करके पब्लिक के सामने दिखाया है। वही दूसरी तरफ चोई उस जगह पर जाता है जहाँ जे ने मैनेजर का मर्डर किया था। वहाँ जाने के बाद चोई लाइव आकर बताता है कि जे ने उसे इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उसी ने मैनेजर और उसके साथ के 2 वर्कर को जान से मारा है, क्योंकि उन्होंने 13 साल पहले खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम उसके पिता पर डाल दिया था। कहानी में आगे हम देखते हैं मिसेस सोंग की कंपनी के बाहर जे को पकड़ने के लिए काफी सारी पुलिस पहुंच गई थी। तब बिल्डिंग के बाहर आकर जे कहता है कि काश चोई उसे कुछ समय पहले मिल गया होता तो शायद वो किसी को जान से नहीं मारता और दोनों भाई एक साथ खुशी से रहते। ये सुनकर चोई अपने बड़े भाई के गले लग गया और जोर जोर से रोने लगा। अब पुलिस के साथ जाने से पहले जे चोई से कहता है कि वो आगे चलकर एक अच्छा रिपोर्टर बने और उसका अधूरा बदला पूरा करे। उधर उस बूढ़े आदमी को चोई की असलियत पता चल गई थी। तब चोई उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उससे आखिरी बार मिलता है और गुड बाय बोलता है। चोई कहता है कि उसका भाई एक मर्डरर है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली को चोई की वजह से कोई भी तकलीफ उठानी पड़े। इसीलिए चोई उस बूढ़े आदमी से एडॉप्शन को डिसॉल्व करने कहता है ताकि सबको पता चले कि वो बूढ़ा आदमी चोई का असली पिता नहीं है और उसे कोई परेशान न करे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से रोने लगा। वही दूसरी तरफ इन्हा ने खुद को अपने रूम में बंद कर लिया था क्योंकि वो चोई से बहुत प्यार करती है और उसे जाते हुए नहीं देखना चाहती। आगे हम मिसेस सोंग को देखते हैं जिसकी असलियत पूरी तरह बाहर आने के बाद उसका इतने सालों का करियर बर्बाद हो गया। तब चोई उससे मिलता है और कहता है कि मिसेस सोंग इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती क्योंकि अभी उसे काफी कुछ झेलना है। जिसके बाद मिसेस सोंग की जिंदगी में जितनी भी फॉल्स न्यूज थी वो सब पब्लिक कर दी गई, जिसे देखकर पब्लिक मिसेस सोंग से नफरत करने लगी और कुछ लोग कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे कि मिसेस सोंग को उस कंपनी से तुरंत निकाला जाए। मिसेस सोंग जब अपनी कंपनी में पहुंचती है तब पब्लिक उस पर अंडे फेंकती है, ठीक वैसे ही जैसे 13 साल पहले चोई की फैमिली पर फेंके गए थे। तब वहाँ चोई आता है और कहता है कि अगर मिसेस सोंग ने अपना काम ठीक से किया होता तो शायद उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। जिसके बाद मिसेस सोंग बाथरूम में खुद को साफ करने जाती है, लेकिन उसके दिमाग में चोई की बात घूमने लगी और उसे खुद पर शर्म आने लगी। इसीलिए मिसेस सोंग एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और पब्लिक के सामने अपनी सारी गलती एक्सेप्ट कर देती है और साथ ही अपना रेजिग्नेशन भी दे देती है। इसीलिए चोई अपने भाई जे से मिलने जेल जाता है और बताता है कि उसने मिसेस सोंग का करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अब पब्लिक को उसकी असलियत पता चल गई। ये सुनकर जे बहुत खुश होता है और उसे अपने भाई चोई पर गर्व होता है। आगे मिसेस सोंग जब कंपनी में अपना सामान लेने आई तब उसकी बेटी इन्हा उससे मिलने आती है और पूछती है कि अब वो आगे क्या करने वाली है, लेकिन मिसेस सोंग उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती और इन्हा को एक अच्छा रिपोर्टर बनने की सलाह देती है। अब सब कुछ ठीक हो गया था, इसीलिए चोई इन्हा से मिलने जाता है और जो कुछ भी उसके मॉम के साथ हुआ उसके लिए माफी मांगता है। लेकिन इन्हा खुद चोई से माफी मांगती है कि उसे मिसेस सोंग की वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। तब चोई हिम्मत करके इन्हा को किस करता है और बदले में इन्हा भी उसे सेम रिस्पॉन्स देती है। वही दूसरी तरफ इन्हा के पिता जैंग भी उन दोनों की रिलेशनशिप के लिए मान जाते हैं क्योंकि अब चोई उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं था, इसीलिए इन्हा की फैमिली का सपोर्ट मिलने Thank you.
Thank you.